ये फालतू का काम छोड़, कोई ढंग का काम ढूंढ ले। एक गोष्ट जागेवर सापडत नाही या घरात। 500 रुपए रखे थे, कहाँ गए? उर्मिला, वो 500 रुपए मैंने लिए हैं। आज नए काम के लिए इंटरव्यू देने जाना है चिंच पोकली। और वैसे भी तू तो सीधे फैक्ट्री जाएगी, ट्रेन का पास भी है तेरे पास, तो तुझे पैसों की क्या जरूरत है? शाम को थोड़ा ओवर टाइम कर लेना, मिल जाएंगे पैसे। आई, आज टिफिन नहीं ले जाओगी? नको, उशीर झालाय। न जाने कब तक इस चक्की में पीसना लिखा है नसीब में। तंग आ चुकी हूं इस भागदौड़ से। भगवान ही जाने तेरे बाबा को नौकरी कब मिलेगी। अच्छा आई, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, जाते वक्त रिचार्ज कराते जाना। तुम बोलोगी तो वो उधारी में कर देगा। ओके? मावशी, ते मागे मोजून घ्या हा। उर्मिला, जरा उधर आओ। उर्मिला, ये जोगेश्वरी में तिवारी बाबू को देना है, और ध्यान से। हाँ हाँ। ठीक है, जाओ। हाँ सुनील, हाँ गाने एकदम मस्त है। नहीं नहीं, ताई, ताई सुन ना, एक मिनट सुनील, एक मिनट। कुछ पैसे तो देना यार, बहुत भूख लग रही है, जाके वड़ा पाव लेके आता हूँ मैं। भूख तो मुझे भी लगी है। आई को आने देना, वो आके बनाएगी। नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। नहीं आई तो आ जाएगी, उसमें क्या है? फोन भी बंद आ रहा है उसका। अब वो लोग आ जाएंगे तो? तू एक काम कर, तू सुनील को फोन करके बोल दे आज के दिन मत आना, ठीक है? अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? वो लोग निकल गए होंगे घर से। आप एक काम करो ना, स्टेशन तक देख कर आओ ना। पागल होगी? अगर तेरी आई स्टेशन तक आएगी तो यहाँ तक भी आएगी ना। गौतम का है, उसको भेज दे। गौतम कहाँ सुनता है मेरी, घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। पवार आहेत का? हाँ, या ना। नमस्कार, बसा बसा। कशा आहे? ये बस। काय झालं? क्या हुआ? आप लोग कुछ चिंता में दिख रहे हैं। उर्मिला ताई कुठे आहे? आई बस आती होगी। तिची आई अजून कामावरून आली नाही, बस आ जाएंगे, उसमें क्या? तो फिर हम लोग बातें शुरू करते हैं ना। हाँ, आई के आने तक वेट करते हैं, बस आती ही होगी, फिर बातें कर लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं फोन लगाया हूँ पर लगा नहीं, फिर से लगाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अब और इंतजार नहीं होता, उर्मी आएगी ना तो भेज देना उसको, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। चलो चल रे सुनील, निघूया आपण। मुझे नहीं लगता जब तक आपकी पत्नी आती हम कोई फैसला कर सकेंगे, क्योंकि सब फैसला आपकी पत्नी के हाथ में है ना। खामखा में बुला लिया। चला रे। सुनील, तो रुक, मैं देखता हूँ। बाबा दीदी, आपने जागृति की आई को देखा क्या? नहीं। मधु, तूने आई को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं।
पर कुछ पता नहीं चल रहा है और तू यहाँ आराम से लेटा है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, नहीं आती है शर्म। और तेरे को इतनी फिक्र है आई की तो खुद जाके ढूंढना बाहर। मैं ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन तू भी तो मदद कर सकता है। नहीं करनी है मेरे को कोई मदद। चल जा ऐसे। इससे बात ही करना बेकार। पता नहीं आई कहाँ होंगी, कैसे आई का कुछ पता चला? नहीं, मैंने शेल कॉलोनी, ठाकुर बप्पा सब जगह देख लिया, लेकिन तुम्हारी आई के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला है। जागृति, तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं बाकी जगह भी देखता हूँ। अगर कुछ भी पता चला मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। मेरी आई कल से घर नहीं लौटी सब। त्यांचं नाव आणि वय? उर्मिला सुभाष पवार, उम्र 45 साल। कहाँ से घर से? नहीं सर, काम के लिए निकल चुकी थी आई। आई कल रात से घर नहीं आई साहब। हमने सुबह तक इंतजार किया और अभी आपके पास कंप्लेन कराने आए हैं। कहाँ काम करती है? दीवा में श्रीकांत प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती है आई। कब से काम करती है वहाँ? यही कुछ 7-8 महीने से। अब उसके पहले पैसों की तंगी की वजह से मेरी माँ घर घर जाके झाड़ू बर्तन करती थी। अभी 7-8 महीने पहले उसको ये नौकरी मिली थी। घर से कब निकली थी काम के लिए? कल सुबह 9-9:15 बजे। हमने फैक्ट्री में भी फोन किया, वो वहाँ भी नहीं पहुंची। हमने सब जगह ढूंढ लिया सर, वो कहीं नहीं मिल रही। देखो, तुम्हारी आई कोई बच्ची तो है नहीं, एक समझदार औरत। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार के घर गई हो या फिर फैक्ट्री में ही रुक गई हो। एक बार फिर से फोन करके देख लो। फोन किया था सर, लेकिन उसका फोन भी बंद है। तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो क्या करते हैं? बाबा काम की तलाश में है, अभी शिरडी गए हैं। घर में छोटा भाई है गौतम, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, छोटे मोटे काम करता है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, एंगेजमेंट भी हो गई है, शादी होने वाली है मेरी। घर में कोई प्रॉब्लम्स, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी आई बहुत मेहनती है सर, बहुत अच्छी है। पैसों के लिए वो कभी कभी ओवर टाइम भी करती है। प्लीज सर, मेरी आई को ढूंढो प्लीज सर। ठीक है, इनकी डिटेल्स लिखवा दो, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें भी बता देना। हो सर। इनके साथ जाइए। थैंक यू सर। उर्मिला पवार यही काम करती है? हाँ साहब। आज आई है क्या? नहीं साहब, आखिरी बार कब आई? 5 तारीख को आई थी साहब। फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्हें बुलाइए। मालिक आज फैक्ट्री नहीं आए, वो काम से बाहर गए। ठीक है, जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें हमसे बात करने को बोलिए। गौतम, गौतम उठ, गौतम, गौतम उठ ना। गौतम, गौतम। गौतम तू शराब पी के है, घर में आई नहीं है, बाबा का भी कोई पता नहीं है और तू दारू पी कर लेटा है। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, किट है रे तेरा। हाँ, आई नहीं है ना, चल तू भी जा। मेरा आई बाबा से कोई नाता नहीं है, नफरत करता हूँ दोनों से मैं। चल। गौतम तू। सर, तुम्हारी माँ की फैक्ट्री है, तुम्हारी माँ 5 तारीख के बाद काम पे नहीं गई। कोई अंदाजा है कहाँ जा सकती? मुझे कैसे पता होगा सर, घर पे बोल के तो वो फैक्ट्री जाती थी। ये कौन है? मेरा भाई है गौतम, आई को ढूंढ ढूंढ के थक गया है इसलिए सो रहा है। मैं नहीं गया था ढूंढने आई को, छोटी बच्ची है क्या, गई होगी खुद से हम लोग को छोड़ के कहीं पे। वैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? शिरडी से लौटे या नहीं? अभी तक नहीं आए, उनका फोन भी बंद आ रहा है। वो गए कब थे शिरडी? बाबा कल ही गए थे शिरडी। कल? कल ही तुम्हारी माँ गायब हुई और पिताजी शिरडी चले गए। ठीक है, ये पति और पत्नी दोनों गायब हैं। हो सकता है कि दोनों मिलके कोई खेल खेल रहे हैं। इस सुभाष पवार के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो और एक कांस्टेबल को घर पे नजर रखने को बोलो। और इनमें से कोई भी घर पे आता है तो हमें इन्फॉर्म करने को बोलो। हो साहब। गुमशुदगी की एक सामान्य शिकायत पुलिस के पास आई थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही थी कई सवाल खड़े हो रहे थे। एक सीधे साधे परिवार में पनपती उथल पुथल दिखाई दे रही थी।
पुलिस के लिए महज गुमशुदगी से शुरू हुआ यह केस आगे चलकर कई सनसनीखेज मोड़ लेने वाला था। जमीर को झकझोर देने वाले कई सवाल खड़े करने वाला था। बाबा, बाबा, आई का कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस तो अपना काम ठीक से कर ही नहीं रही। पुलिस? पुलिस के पास क्यों गई थी तू? तो और क्या करती? कौन ढूंढ के लाता मेरी आई को? अरे ढूंढने की क्या जरूरत है उसे? बच्चे है क्या? आ जाएगी अपने आप। दारू पे क्या है तू? अरे हाँ, पिया है मैं दारू। तुम पी सकते हो, मैं नहीं पी सकता क्या? उल्टा मुझे तो जरूरत है इस चीज की। अभी तेरी जरूरत पूरी करता हूँ। अरे बाबा, दारू! बाबा छोड़ दो। दारू बाबा छोड़ दो। जुबान लंबी हो गई है तेरी। सुभाष पवार, चला। मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? चलो, ले चले सर। बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा, ये सब क्या है? हाँ, मेरी आई को ढूंढने के बजाय आप लोग मेरे बाबा को यहाँ उठा कर ले आए। थामा थामा साहिब आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अपने बाबा को यहाँ से लेके जा रही हूँ। चलो बाबा यहाँ से। क्या लगा रखा है? हम हमारा काम ही कर रहे हैं। शांत रही। तुम्हारी बेटी कह रही थी तुम शिरडी गए थे। बाबा अभी शिरडी गए हैं। गिनो तो ना साहब, गया था मैं शिरडी। बस से गए थे ट्रेन से? सर आप ये सब मेरे बाबा से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि झूठ बोल रहा है तुम्हारा बाप। ये शिरडी विरडी कहीं नहीं गया था, सच बोल रहा हूं ना मैं। हो सर, मैं नहीं गया था शिरडी। महीने में एक आध बार थोड़ी दारू पी लेता हूँ मैं। घर पर पता ना चले इसलिए शिरडी का नाम लेके घर से निकलता हूँ। सर मुझे आपको कुछ बताना है। आई का एसएमएस आया मुझे थोड़ी देर पहले। लिखा है वो नासिक में है और खुश है। फिर दिक्कत क्या है? सर आप समझ नहीं रहे। आई कभी मैसेज नहीं करती है और उस मैसेज के आने के बाद ही उसका फोन बंद है। उसका अचानक से गायब हो जाना और कोई जवाब ना देना, सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मेरी आई ठीक तो होगी ना सर? सर प्लीज मेरी आई को ढूंढ दीजिए। सर मोहल्ले वालों से पता चला है कि उर्मिला का पति सुभाष निकम्मा है। बेटा गौतम काफी एग्रेसिव है। आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है। पढ़ाई छोड़ दी है और नौकरी की तलाश में। बेटी जागृति की शादी की बातें चल रही है। सर इसके अलावा फैक्ट्री का मालिक श्रीकांत भी गायब है। श्रीकांत और उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 और 8 नवंबर को दोनों नासिक और सिन्नर में थे। फिर 8 नवंबर को उर्मिला का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने आखिरी मैसेज जागृति को किया। चलो फैक्ट्री चलते हैं। सर श्रीकांत, वो रहे शाह। ओ सर। सर श्रीकांत आमरे जी। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? सर गायब नहीं, काम से बाहर गया था, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन आने ही वाला था आपके पास। वैसे गए कहाँ थे? सर मेरा काम है, मुंबई से बाहर आना जाना लगा रहता है। बात क्या है? बात यह है कि एक औरत है उर्मिला पवार, जो तुम्हारे फैक्ट्री में काम करती है। हाँ 6 तारीख से गायब है और तुम भी 6 तारीख से गायब थे। कहाँ थे? सर मुंबई के बाहर ही गया था, नजदीक में। मैं बताता हूँ तुम्हें तुम कहाँ थे। पहले तुम नासिक गए, बाद में सिन्नर गए और तुम्हारे साथ उर्मिला भी थी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सर ये सारा चक्कर उन रुपयों से शुरू हुआ। दरअसल 5 तारीख को उर्मिला फैक्ट्री आई। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे एक पार्टी को पेमेंट करने के लिए, लेकिन 6 तारीख को पार्टी का फोन आया। श्रीकांत ये क्या है? अरे 2 लाख में ये औरत 10,000 रुपए पूरे कम लेकर आई है। अगर मैं चेक नहीं करता मेरा तो घाटा हो गया था ना। उर्मिला, ये तिवारी बाबू क्या बोल रहे हैं? कल रात मेरे पति ने पैसे देख लिए थे। ये उसी का काम है। मुझे माफ कर दो साहब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तिवारी बाबू को फोन दो। बोलो। अरे तिवारी जी, देखिए जो आपका 10,000 बाकी है वो अपन अगले हिसाब में जोड़ लेंगे। आप मैडम को जाने दो। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है जाइए। पूरी तरह से ऊब चुकी थी सर। शायद उसके घर में कोई उसे समझता ही नहीं था, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती थी नासिक, ताकि उसके घर वालों को पता चले कि उसकी अहमियत क्या है। पर मुझे डर था कि कहीं वो अकेली है, कुछ गलत ना कर बैठे, तो मैं उसे लेके नासिक चला गया। जब मैं नासिक पहुंचा तो वहां पर कोई था नहीं उसका रिश्तेदार। तो फिर हमने सोचा कि हम सिन्नर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रात बहुत हो गई, बसेस बंद थी। तो फिर हम रात को एक होटल में रुक गए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग सिन्नर के लिए रवाना हो गए। और वहाँ एक माता जी का मंदिर है, हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए। उर्मिला ने कहा कि भाई आप यहाँ रुको, मैं अपने रिश्तेदारों को देख कर आती हूँ। मैंने जाने दिया,
लेकिन काफी देर तक वो नहीं आई सर। मुझे याद है तकरीबन 3-4 घंटे मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। तब जाकर मैं वहां से अकेला लौट के आया। और उसे ढूंढा क्यों नहीं? सर कैसे ढूंढता, उसके घर वालों का कोई पता था नहीं मेरे पास, और ऊपर से मेरा मोबाइल फोन भी बंद हो गया, बैटरी डाउन थी। और मुझे याद आया कि फैक्ट्री के काम से हमारी एक डिलीवरी देनी थी, तो मैं यहाँ अकेला वापस आ गया। ठीक है, उर्मिला के गायब होने से कैसे फायदा हो सकता है? वो तो उर्मिला शायद पति से तंग आके गायब हो गई होगी, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब उर्मिला हमें मिलेगी। नासिक और सिन्नर पुलिस को उसको फोटो भेज देना, और उसने आखिर में जो कुछ पहना था उसके सारी डिटेल्स। श्रीकांत ने जिन जिन जगहों के बारे में बताया है वहां पे लोकल पुलिस को फिजिकली चेक करने के लिए बोला, और उर्मिला के घर वालों से पूछना सिन्नर और नासिक में उनके कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। अलग ही स्वभाव का चित्रण किया था। अपने घर अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपने अंदर कितना तनाव छुपाए हुए थी। पुलिस ने तहकीकात के सिरे खोलने शुरू किए और सच्चाई जानने के लिए मामले की तह तक जाने का फैसला किया। हेलो जागृति, अच्छा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नासिक या सिन्नर में रहता है? हाँ सर, हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं नासिक में, और मेरी एक शारदा मासी है, मेरी आई की चचेरी बहन, वो भी सिन्नर में रहती है। ठीक है, हाँ साहब आया था साहब, उसके साथ एक औरत भी थी साहब। पक्का यही आदमी था? हाँ साहब यही था, ये आदमी आया था यहाँ पर। हाँ साहब, इसके साथ में एक स्त्री भी थी, और इस आदमी ने काफी देर तक उस स्त्री का इंतजार भी किया था। जी साहब। उर्मिला आई थी क्या यहाँ? तुमने जो चोरी की थी उसी की वजह से तुम्हारे घर की ये हालत हुई है। माफ करा सर, वो पैसा देखकर मैं बहक गया था। और इसी लालच में सिन्नर में उर्मिला को उठाने की सुपारी दी तुमने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरा घर चलाती थी साहब, मैं भला क्यों उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ, मेरे कारण उसे दुख जरूर बहुत हुए हैं, और इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई साहब। हेलो, ठीक है सर, गौतम दीवा की फैक्ट्री के पास देखा गया। चल बेटा चल, थाने चल। पर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज सर, मैंने सच्ची कुछ भी नहीं किया सर। सर सच्ची मैंने कुछ भी नहीं किया। पिछले 2 दिनों में 4 बार तुम्हें श्रीकांत के फैक्ट्री के पास देखा गया है। क्या कर रहे थे यहाँ? सर मेरे को श्रीकांत को सबक सिखाना था। कैसा सबक? सर वो श्रीकांत ने मेरी आई को पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसा लिया था। कुछ दिन पहले मैं दीवा आया था कुछ काम से, मैंने सोचा था कि मैं आई से मिलता हुआ जाऊंगा, लेकिन जब मैं फैक्ट्री आया सर, तभी मुझे पता चला कि श्रीकांत आई को अपने साथ अपने घर लेकर गया था। तो मैं उसके घर पे गया सर। कुछ लोगों को जिंदगी से कुछ नहीं मिलता, मैं उन्हीं में से एक हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो उर्मिला? मुझ पे विश्वास नहीं है तुमको? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब ये सारी बातें भूल जाओ, आओ मेरे सीने से लग जाओ। सर मैं उस श्रीकांत से अपना बदला लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सब मैं नहीं चाहता था कि मेरी आई की बदनामी हो, लेकिन ये बात मुझे पता है कि श्रीकांत ने मेरी आई के साथ कुछ ना कुछ किया है। न जाने मेरी आई कहाँ पर है। सर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, उर्मिला अपने पति और परिवार से परेशान थी सर, इसीलिए मैं उसको सहारा दिया करता था। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था कि अच्छे कामों का अंजाम इतना बुरा होता है। और फिर उस बच्चे ने पता नहीं क्या देख लिया सर, जो मुझ पर डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया उसने।
ठीक है, मान लेता हूँ मुझ पर इल्जाम लगाना कि मैं कोई भी नहीं हूँ उसका, लेकिन उसकी माँ, उसने अपनी माँ को गलत समझा, ये बात समझ में नहीं आई सर। सर, मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो एक एक बात सही है। आप चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए सर। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। अब एक बात हमारी भी ध्यान में रखना जी। ये शहर छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। ओके सर। जाओ। थैंक यू। उर्मिला के बेटे गौतम ने पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा किया, लेकिन उसे श्रीकांत ने झुठला दिया। हर एक केस को सुलझाते सुलझाते पुलिस का ऐसे कई मुजरिमों से पाला पड़ता है जो उन्हें सीख भी दे जाते हैं और हैरान भी कर जाते हैं। और यह केस भी उसी दिशा में जा रहा था। पुलिस अपने अनुभव को काम में लाते हुए पूरी गंभीरता से इस केस की तहकीकात कर रही थी, लेकिन आगे जो इस कहानी में होने वाला था उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हेलो साहब, कलवा खाड़ी के पास कुछ अजीब सी चीज पड़ी है, गंदी बदबू मार रही है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं। उम्र लगभग 48 साल, सर पे चोट के निशान भी है, मुंह और गला दबाया गया, दम घुटने से मौत हुई है। सर, बैरल में सीमेंट भरकर बॉडी इसके अंदर डाली गई है। पिछले 10-12 दिन की सभी पुलिस स्टेशन से आई गुमशुदा महिलाओं की कंप्लेंट फाइल लेकर के आओ और उससे इस डिटेल्स को मैच करो और अपनी डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन को भिजवाओ। ओके सर। सर, ऐरोली पुलिस को खाड़ी के पास एक लाश मिली जिसकी डिस्क्रिप्शन उर्मिला से मैच करती है। ऐरोली में? वो उर्मिला तो चेंबूर में रहती है और काम करती है दीवा में। ऐरोली इन दोनों के बीच में पड़ता है। अगर ये उर्मिला की ही लाश है तो खूनी भी आसपास ही होगा। तुम एक काम करो, तुम श्रीकांत और उर्मिला की फैमिली को पुलिस स्टेशन बुला लो बॉडी पहचानने के लिए। सर, आई वाला माफ कर दे, हमें तुझे कभी नहीं सताऊंगी। आई वाला माफ कर दे। आई 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 जागृति, ये इसने मारा मेरी आई को। क्यों मारा मेरी आई को? छोड़ बोल, क्यों मारा? छोड़ से। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। बदन पे स्ट्रगल के निशान हैं, सर पे वार भी किया गया है। उसके बाद उसके हाथ होते ही इस केस को ऐरोली से चेंबूर पुलिस स्टेशन में सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 दिन पहले हुई, मतलब 6 नवंबर को, ठीक उसी दिन जिस दिन उर्मिला घर से निकली थी। इसके 3 पहलू हो सकते हैं कदम। पहला श्रीकांत है जो हमें घुमा रहा है, जिसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। दूसरा सुभाष, उर्मिला उस श्रीकांत के अफेयर के वजह से वो भी उसे मार सकता है। और तीसरा, हमें गुमराह करने के लिए उर्मिला की जगह किसी और को मारकर उसे उर्मिला की आइडेंटिटी देके खुद उर्मिला किसी और जगह अपनी अलग आइडेंटिटी से रह रही होगी। उर्मिला की फैमिली का डीएनए बॉडी से मैच करवा लो। जी सर। नासिक में श्रीकांत और उर्मिला जहां जहां घूमे वहां का सीसीटीवी फुटेज मिला? सर, श्रीकांत के बयान के मुताबिक और कॉल रिकॉर्ड से जो लोकेशन मिले वहां कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। उर्मिला का मर्डर अगर 6 तारीख को हुआ है तो 7 और 8 तारीख को श्रीकांत किसके साथ घूम रहा था? फिर से नासिक जाओ, फिर से पूछताछ करो उर्मिला का फोटो लेके। और 10 तारीख को सातारा में उर्मिला का फोन क्या कर रहा था? या तो चोरी हो गया होगा या फिर उसे कोई घुमा रहा होगा। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। मर्डर लोकेशन फिर से टटोलना होगा श्रीकांत के साथ। उसे कुछ तो हड़बड़ाहट होगी और हमारे हाथ से कुछ छूटा तो नहीं, इसका क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। सर, मान लिया भाई श्रीकांत, तुमको बहुत घुमाया हम लोगों को। उर्मिला को 6 तारीख को ही मार दिया था।
अखड़ा में महाराष्ट्र दर्शन करवाए, उर्मिला को मारकर उसे ड्रम में भर दिया, ड्रम में सीमेंट भर दिया और उसे यहाँ लाके डाल दिया। अब ये भी बता, ये सब कैसे किया तूने? क्या सर, आप ही मुझे घुमा रहे हो? ये सब आप लोगों की कहानी है सर। अच्छा नीचे अच्छा, वो टेम्पो कहाँ से लाए थे? टेम्पो था या मिनी ट्रक था या वैन? भाड़े पे लाए थे ना? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। एक तो लाश, वो भी ड्रम में भरी हुई, उसमें सीमेंट भरा हुआ, मतलब ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और कौन था साथ में? सर मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। 12 तारीख को कहाँ थे तुम? 12 तारीख को दीवा में था मैं। कमांडर की बात ही समझेगा ये। मुंबई पुलिस। 7 तारीख को ये आदमी आपके आया था? 7 तारीख को? हाँ साहब आया था साहब। उसके साथ ये औरत भी थी? नहीं साहब, औरत को तो मैंने नहीं देखा सर, पर उसने कहा था मेरे साथ कोई औरत भी है। थैंक यू, बहुत अच्छा नींद आया, एकदम माइंड फ्रेश हो गया। अभी मेरे को मंदिर जाने का है, मेरी वाइफ तो पहले ही मंदिर पहुंच गई सुबह। तो उसके साथ जो औरत आई थी उसे तुमने देखा था? नहीं साहब। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, ये तो आया था यहाँ पर। तुम्हारी पत्नी नहीं आई अभी तक बेटा? पंडित जी आप तो जानते हैं, ऐसी कोई औरत बनी नहीं जो टाइम पे चले। पता नहीं ये लोग टाइम की कीमत कब समझेगी। अच्छा, इस आदमी के साथ ये औरत भी थी? नहीं साहब, इस औरत को नहीं देखा। बस 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 कमांडर, बस थोड़ा आराम करा। बता बजलीकर, कुछ याद आ रहा है? सर याद आने लायक कुछ नहीं है बात। बस कमांडर बस बस। अच्छा ये तो पक्का है कि तुमने कत्ल किया है, अब वो कैसे किया इसकी कबूली दे दो। मैंने कोई गलत नहीं किया सर। आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी साजिश है, मेरे को मिलवाओ आप जिन्होंने मुझे फंसाया। मैं बात करता हूँ। हम उसके मुंह से सच नहीं निकलवा पा रहे हैं कदम, हमारा केस कमजोर पड़ता जा रहा है। अभी भी हम लोग यकीन से नहीं कह सकते कि यह हत्या श्रीकांत ने की है। पर इतना तोड़ने के बाद भी ये श्रीकांत अपना वही राग लाप रहा है। सर ये कॉल रिकॉर्ड से डीएनए रिपोर्ट। सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 12 तारीख को श्रीकांत दीवा और मुमरा के एरिया में था। डीएनए भी मैच हो रहा है। ये उर्मिला की है, मतलब श्रीकांत ने उसका मर्डर 6 तारीख को किया। उर्मिला कहीं नहीं गई, उसका फोन ट्रैवल हुआ है। बहुत बड़ा खेल खेल रहा है श्रीकांत, उसके मुंह से सच निकलवाना ही होगा। श्रीकांत जानता था कि हम कॉल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए उसने कॉल रिकॉर्ड्स को अपना सबसे बड़ा सबूत बनाया। ये सारे सबूत झूठे हैं, मगर है तो सबूत। बहुत सोच समझ के दांव खेला है श्रीकांत। उसके दीवा के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अंदर लो उसे। ये सीमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे इतने चूहे हैं कि जीना मुश्किल हो गया। आप जरा झुक के देखिए सर। सीमेंट लगा लगा के थक गया हूँ सर। चूहे मारने की दवाई भी ड्रॉर में रखी है, लेकिन कुछ असर ही नहीं होता सर। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ड्रॉर में रखिए। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ये पूरा कांड श्रीकांत ने ही किया है, लेकिन श्रीकांत ने बहुत सोच समझकर फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसका कबूलनामा पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बिना इकबालिया बयान के वो अदालत से छूट जाता। सर श्रीकांत बात नहीं मान रहा। अभी अपनी बात पे डटा है कि उसने उर्मिला को नहीं मारा। वो लोग नासिक गए थे, सिन्नर गए थे, लेकिन वहां से उर्मिला कहाँ गई ये उसे नहीं पता। अब तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास होने लगा है।
हो सकता है शायद सच में श्रीकांत ने उर्मिला को नहीं मारा। रिलैक्स कदम। अपना काम सबूत, सिचुएशन और लॉजिस्टिक्स पे निर्भर है। और ये मत भूलो कि उर्मिला का मर्डर 6 तारीख को हुआ था और श्रीकांत के खिलाफ के सारे सबूत 6 तारीख के बाद के हैं। लॉजिक ये कहता है कि ये पूरा कांड श्रीकांत ने किया है, लेकिन पक्के सबूत नहीं है। सिचुएशन अपने हिसाब से बनाकर रखी है श्रीकांत ने। बड़ा ही शातिर दिमाग है, वही फिल्मी प्लॉट सोच करके रखा है। क्या किया? कुछ नहीं किया। पुलिस मुझे मर्डर के झूठे केस में फंसा रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे यहाँ ऐसे ही होता है, सच झूठ कोई मायने नहीं रखती। सबूत होना चाहिए, और सबूत कोर्ट में पेश करने के लिए अच्छा वकील होना चाहिए। हाँ, वरना पुलिस है ना, ये सबूत को तोड़ मरोड़ के कोर्ट में पेश करती है। तेरे को एक बात बताऊं क्या? अपन एक को मार के आए है, लेकिन अपन का वकील है ना, कानून के चौराहे से अपन को यहाँ से छुड़ाएगा। वो कैसे? कैसे? क्या नाम बताया तूने? श्रीकांत। वो कहावत तो पता है ना, डॉक्टर और वकील के सामने नंगा होना पड़ता है। मच्छी मार्केट क्या चल रहा बात? चल चल बेबे, चल कमांडर को बुलाना। अरे क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? आदमी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, मतलब मार दोगे क्या उसे? देशपांडे, अपनी ये बहस कोर्ट के लिए बचा के रखना। हमारा काम क्या है, कैसे करना है, हमें अच्छी तरह से पता है। तुम दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है। शिंदे साहब, इसलिए तो पुलिस कटघरे में खड़ी पाती है खुद को। अमानवीय अत्याचार का केस बन सकता है तुम पर, और जब तक किसी भी इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं होते, कानून उसे दोषी नहीं मान सकता। और आप ऐसे किसी को भी रिमांड में लेके सिर्फ पूछताछ कर सकते हो, मार नहीं सकते। हे बघा, तुमची केस नाही आहे, तुम्ही तुमच्या केस बद्दल बोला। लॉकअप बता। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पाटील, हो साहेब। काढा बाहेर त्याला। अरे भावा, तू कशाला घाबरतोय? पुलिस ने अपन के लिए लॉकअप खोला है। तेरे को बोला था ना, देशपांडे वकील, वो देख, अपन की जमानत भी हो गई और अपन को फांसी के फंदे से भी बचाएगा। हाँ चले। हाँ साहब, आलू ना। वकील साहब, तू जा। ठीक है, सारी सच्चाई मुझे बता दो, ताकि जिस तरह उस मुजरिम को बाहर निकाला है, उसी तरह तुम्हें बाहर निकाल सकूं और कोर्ट से भी बाइज्जत बरी करवा सकूं। पर थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। वकील साहब, बार बार वही बात। जो भी सच था वो सब आपको भी बताया, पुलिस को भी बताया। अब क्या करूं मैं? देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि ये पुलिस वाले तुम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कल तुम्हारी रिमांड खत्म होगी और तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले बड़े शातिर, इन्हीं सबूतों पर तुम्हारी रिमांड फिर से बढ़ा लेगी, और उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सच्चाई मुझे अभी पता नहीं। ठीक है, ख्याल रखना अपना। नसीब वाला है साल, उस वकील की नजर पड़ गई, वरना मार मार के अब तक पूरा सच उगलवा दिया होता। मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा तुम्हें कदम। फिलहाल अपना केस थोड़ा कमजोर है। कल रिमांड खत्म होते ही मैं एक्सटेंशन ले लूंगा, फिर कोई वकील इसे बचा नहीं पाएगा। सर सर सर
सर एक बार वकील साहब से मिलवा दीजिए प्लीज। मुर्गे की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो कदम, कल इसे हलाल तो होना ही है। घबराओ मत, सब सच सच बताओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वकील साहब 6 नवंबर को उर्मिला उस पार्टी के पास से सीधी मेरे पास आई घर पे। बाकी सब कर सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते? श्रीकांत, मैं तंग आ चुकी हूँ इस दोहरी जिंदगी से। मैंने अपना सब कुछ अपने पति पर न्यौछावर कर दिया और उसके बदले मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। उर्मिला, हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता है, लेकिन इसमें शादी कहां से आ गई? अच्छा, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं तुम्हारे पत्नी को बताऊंगी, पूरे समाज को बताऊंगी तुम कितने घटिया इंसान हो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया श्रीकांत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तो तुम गए। मैंने तुरंत उर्मिला की लाश को एक ड्रम में डाल दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सर। खुद को रिलैक्स करने के लिए मैंने टीवी खोला तो उसमें एक मूवी आ रही थी। उसमें एक हीरो एक मर्डर को छुपाने के लिए लाश को दफना देता है, फोन को घुमाता है और बहुत सारे झूठे सबूत इकट्ठे करके पुलिस को गुमराह करके बच जाता है। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन लाश सड़ने लगी थी सर, तो मैंने सीमेंट घोलकर उसको ड्रम में भर दिया ताकि मोहल्ले वालों को पता न चल जाए। एक बार उर्मिला ने मुझसे कहा था कि नासिक और सिन्नर में उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। उसी दिन मैं दोनों के फोन लेकर नासिक के लिए निकल गया और वहाँ साईं राम नाम की एक लॉज है, वहाँ मैंने एक रूम ले लिया और दोनों के नाम से एंट्री कर दी। बातों ही बातों में मैंने मैनेजर को ये यकीन दिला दिया कि मेरे साथ एक औरत भी है और अगले ही दिन चेकआउट करके मैं सिन्नर निकल गया और वहाँ एक मंदिर में जाकर बैठ गया और पंडित जी को भी ये यकीन दिला दिया कि मेरे साथ एक औरत आई हुई। वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि सीमेंट जम चुका था, कोई ना पहचाने, इसलिए लॉन्ग रूट के दीवा से कोल्हापुर जाने के लिए एक टेम्पो वाले से बात की। उसको मैंने समझाया कि मेरी फैक्ट्री का कुछ बेकार सामान है, इसको डिलीवर करना है, और वो मान गया। और फिर मैं वहाँ से ड्रम डाल के निकल गया और फिर टेम्पो ऐरोली की खाड़ी के पास छोड़ दिया और वहाँ से ढलान से ड्रम को धकेल कर मैं आगे ले गया खाड़ी की तरफ और फिर खाड़ी में धकेल दिया। सोचा था खाड़ी का पानी उस ड्रम को निगल लेगा। तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान तो काबिल तारीफ था, लेकिन 10 तारीख को उर्मिला का फोन 17 में एक्टिवेट हुआ, जबकि तुम मुंबई में थे। तुमने किसी को वहां फोन देके भेजा होगा। नहीं सर, मैं खुद 17 गया था और अपना फोन यहाँ अपने एक दोस्त को देकर गया था। नीलेश यार, तू मेरा फोन रख, देख मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, लोग क्या है ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इस फोन को बस तू ऑन रखना। मैंने ही 17 में उर्मिला का फोन ऑन किया था और फिर वापस आकर अपने दोस्त से अपना फोन ले लिया। श्रीकांत, तुमने प्लान तो फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन एक गलती कर दी, सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। मतलब हम तुम्हें समझाते हैं सर। वेल डन देशपांडे। थैंक यू सर। गुड जॉब निकम। थैंक यू सर। अगर तुम फिल्मी प्लॉट सोच सकते हो तो पुलिस भी सोच सकती। अगला प्लॉट जेल में सोचना है। चोर पर मोर कहावत को सच करते हुए आखिर पुलिस ने इस केस को हल कर ही लिया। अगर हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। जरूरत है अपनों को समझने की, उनका ख्याल रखने की, उनका दुख दर्द बांटने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।